देवी सज्जनों, ESTIC 2025 हमारा ये पहला संस्करण है। Ladies and gentlemen, this is the very first edition of ESTIC 2025 और यकीनन एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। इस मुबारक अवसर पर हम सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिवादन करना चाहेंगे, एक विशेष स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट कर, और इसके लिए मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप ये विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करें। Ladies and gentlemen, the special memento which we are going to be presenting to the Honorable Prime Minister, these have been developed by our startups. We have the Quantum Random Number Generator System in Package, QSIP, which has been developed by QNU Labs. We have QPU, which is India's 25-qubit superconducting processor, and then the CAR-T cell therapy that offers a breakthrough treatment for certain types of cancer. और अब देवी सज्जनों, आप सभी का बेहार्दिक स्वागत है ESTIC 2025 के उद्घाटन सत्र में। और ESTIC 2025 देवी सज्जनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दूरदृष्टि का प्रतीक है जहां पर साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मिलकर आज विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां पर शोध, अनुसंधान और नवाचार सिर्फ हमारी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विकास, हमारे समाज की मुख्य धारा बन चुका है। ESTIC 2025 देवी सज्जनों हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूं हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, अंडर हुज गाइडेंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑर्गेनाइजिंग ESTIC 2025 along with 12 other ministries and departments of the government of India, and thus rendering a whole of government approach in shaping the science, innovation and technology ecosystem for the nation. तो मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नोबेल पुरस्कार विजेता सर एंद्रे गाइन और सभी उपस्थित मान्यगण, मैं आप सभी का ESTIC 2025 में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को गौरव प्रदान कर रही है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ESTIC 2025 का उद्घाटन किया। उनका यहां आना और इस मंच को संबोधित करना पूरे देशवासियों, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्मयोगियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। जब देश का सर्वोच्च दूरदर्शी नेता साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन को इतनी प्राथमिकता देता है, तो यह साफ संदेश जाता है कि हमारे विचार, हमारी मेहनत और हमारी सोच भारत के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा रही है। भारत के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रगति के मजबूत आधार बन गए हैं। खासकर पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, आत्मनिर्भरता को मजबूत किया है और हमारी ग्लोबल पहचान को आकार दिया है। जैसे जैसे हम विकसित भारत 2047 की ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं, ESTIC के जरिए हम एक ऐसा मंच लेकर आए हैं जहां हम अपने नेशनल S&T प्रायोरिटीज को अगले 2 दशकों तक रीअलाइन और रीइमेजिन कर सकेंगे। भारत सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों और विभागों और ऑफिस ऑफ PSA के साथ मिलकर आयोजित किया गया ESTIC 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम है। यह एक ऐसा डायनामिक मंच है जहां हम अपनी प्रोग्रेस का मापदंड करते हैं, गैप्स को पहचानते हैं और ऐसे एक्शनेबल पाथवेज को मिलकर डेवलप करते हैं जो विज्ञान को राष्ट्रीय एम्बिशंस और ग्लोबल दायित्व से जोड़ते हैं।
इस कॉन्क्लेव की एक डिफाइनिंग फीचर है इसका इंटरजेनरेशनल डायलॉग, यानी हमारे इमर्जिंग एसएनटी लीडर्स जो भविष्य के टॉर्च बियरर्स हैं, उन सीनियर एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं जिन्होंने भारत के साइंटिफिक लैंडस्केप को गहराई से आकार दिया है। यह अनुभव और एस्पिरेशन का आदान प्रदान, कंटिन्यूटी, मेंटरशिप और इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग यहां सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, आई मस्ट से इट इज इंटेंशनल बाय डिजाइन। यह नॉलेज फ्लो को सक्षम करेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग को बढ़ावा देगा तथा ऐसे मजबूत पार्टनरशिप को जन्म देगा जो डिसिप्लिन्स, इंस्टीट्यूशंस और ज्योग्राफी से परे जाएंगे। ओवर द नेक्स्ट 3 days, I invite each one of you to engage and immerse deeply in all the actions at ESTIC. जैसे जैसे हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ESTIC का उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जहां इनोवेशन इंक्लूसिव हो, जो सस्टेनेबल ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाए, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ आर्थिक प्रगति का माध्यम ना हो बल्कि इक्विटी, रेसिलियंस और राष्ट्रीय गौरव की ताकत भी बने। हम यह ना सोचें कि क्या नहीं हो सकता, बल्कि यह तय करें कि हम मिलकर क्या संभव बनाएंगे। मेरा आभार माननीय मंत्रियों, सचिवों और सह आयोजक मंत्रालयों के सहयोगियों के प्रति भी है, जिनके सामूहिक प्रयासों ने ESTIC के 3S कोर इथोस यानी साइंस, स्ट्रेटेजी और सिनर्जी को साकार किया है। अंत में मैं सेक्रेटरी DST प्रोफेसर अभय करांडीकर को इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को सबके साथ मिलकर, सबके साथ लेकर सफल दिशा में ले जाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ESTIC 2025 के बारे में हमें जानकारी देने का। और अब मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से इस सभागार को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके इस 3 दिवसीय गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में शामिल होकर के हम सबकी हौसला अफजाई की है, हमारा उत्साह बढ़ाया है। इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 भारत में एक ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जबकि हिंदुस्तान की तकनीकी सलाहियतों की बिना पर आज दुनिया हमें इज्जत और एहतराम से देखने लगी है। आज दुनिया का हिंदुस्तान के बारे में नजरिया बदला है और मुझे विश्वास है एक दिन इतिहासकार भी इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों कर हुआ कि हमें आजादी के बाद 70 साल इंतजार करना पड़ा इस सुखद अनुभव का, क्योंकि इस देश में कभी भी प्रतिभा की कमी न थी। हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे शोधकर्ताओं में प्रतिभा भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन शायद अभाव था साधनों का, एक अनेबलिंग इकोसिस्टम का। याद कीजिए विक्रम साराभाई की वो तस्वीरें जब वो अपना कुछ सामान बाईसाइकिल के कैरियर पर लेकर के जा रहे हैं, और इस अभाव की पूर्ति हुई सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। प्रधानमंत्री जी, आपने विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपने देशवासियों को यह एहसास करवाया और यह समझाया कि 21वीं सदी में तरक्की का रास्ता विज्ञान और नवाचार की मंजिलों को लांघ करके गुजरता है। आपने देशवासियों को यह भी समझाया कि विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए लाजिम है हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरा उतरें, हम ग्लोबल स्ट्रैटेजीज का पालन करें। और आपने ये भी एहसास करवाया दैट द एज ऑफ साइलोज इज ओवर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दूरियां खत्म कर दी गई और होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। और आपने ये भी एहसास करवाया
कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है कि हम उन सेक्टर्स पर तवज्जो दें जो अभी तक न पूरी तरह तराशे गए न तलाशे गए। आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देखते ही देखते हम 1,70,000 तक पहुंच गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। आपने लाल किले से गगनयान की बात की, आपने लाल किले से बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 की बात की, आपने लाल किले से वैक्सीन की बात की, आपने लाल किले से डीप ओशन मिशन की बात की, और नतीजा ये कि हम फ्रेजाइल 5 से चौथे दर्जे की इकॉनमी बन गए। हम स्पेस इकॉनमी में नाम निहाद थे, आज $8 बिलियन पर खड़े, और अगले 7-8 सालों में 4-5 गुना बढ़कर के 40-45 बिलियन हो जाएंगे। हमारी बायो इकॉनमी मात्र $10 बिलियन थी, आज तकरीबन 200 बिलियन, और बहुत ही कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में 300 बिलियन। हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 80 से रैंक 38 पहुंच गए, और बायो मैन्युफैक्चरिंग में इंडो पैसिफिक में तीसरे दर्जे पर आज हिंदुस्तान के बनाए हुए हार्ट वैल्व्स, डिवाइसेस, मेडिकल इम्प्लांट्स दूसरे देशों में जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने वो जमाना भी देखा और आपने भी देखा जब एक सफल प्रयोग किसी और देश में होता और यहां उसको पहुंचते पहुंचते 10-15 साल लग जाते। याद कीजिए टेलीविजन की मिसाल को। अमेरिका में टेलीविजन 1950 के दशक में देखा जाता था, और यहां दिल्ली राजधानी में पहली बार चित्रहार 1970 में देखने को मिला। लेकिन मोदी काल में परिस्थिति बदली है। हालांकि अमेरिका ने मानव को चांद पर 50 साल पहले उतारा था, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो चांद से पानी अथवा जल के होने का प्रमाण लेकर के आया, और इस कल्पना को प्रेरित किया कि शायद चांद पर मानव जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को उदासीनता से देखा जाता था, आज हिंदुस्तान लगभग 200 देशों को वैक्सीन मुहैया करके विश्व बंधु की भूमिका निभा रहा है। Ladies and gentlemen, there is a visible aspirational surge in the youth of India. और आज भारी संख्या में Tier 2 और Tier 3 सिटीज से स्टार्टअप्स आते हैं, भारी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स आते हैं। अरोमा मिशन और लेवेंडर जैसे सफल प्रयोगों ने यह भी साबित कर दिया कि सफल इनोवेटर होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम छोटे छोटे कस्बों में पहुंच करके प्रधानमंत्री जी के इंक्लूसिविटी, इनोवेशन विद इंक्लूसिविटी के मंत्र का पालन करते हुए वहां पर अनेबलिंग प्लेटफॉर्म्स स्थापित करें। और अंत में लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया is no longer a follower. She today beckons others to follow her. India is no longer a global player. She is emerging as a global protagonist. India is no longer the trailing India of 20th century. She is future-ready Modi's India of 21st century. And therefore, I am confident and I am sure that ESTIC 2025, with its theme, Imagine, Innovate, Inspire, will herald the last leg of India's journey to Destination 2047. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने भारत की हमारे सामने तस्वीर रखने का और सभी को प्रोत्साहित करने का। और देवी सज्जनों, जैसे जैसे भारत नवाचार में, अनुसंधान में, प्रौद्योगिकी में अपने एक नए युग की ओर अग्रसर है, आइए थोड़ा सा पॉज लेते हैं और पीछे मुड़कर पिछले 11 सालों की अद्भुत यात्रा को देखते हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साइंस मीट्स सोसाइटी, टेक्नोलॉजी मीट्स ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन मीट्स पर्पस, जहां पर साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ने मिलकर भारत की दिशा और दशा दोनों को बदला है। अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक, जैव प्रौद्योगिकी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर निर्माण तक, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल स्वास्थ्य, स्मार्ट कृषि और समुद्री अनुसंधान तक, हर क्षेत्र में दिव्य सज्जनों भारत ने असाधारण प्रगति की है। तो आइए इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की देखते हैं एक झलक, एक लघु फिल्म के माध्यम से, द 11 years of achievements in science and technology। 11 साल पहले जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला, उन्होंने एक सपना देखा था, भारत को विज्ञान और तकनीक की शक्ति से एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। वो सपना तब एक सोच थी और आज 11 साल बाद वही विजन साकार रूप ले चुकी है। भारत ने विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का आधार बना दिया है।
साथियों, आज का नया भारत विकास और टेक्नोलॉजी में केवल बाकी दुनिया की बराबरी करके संतुष्ट नहीं हो सकता। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। ये हमारा दायित्व है। अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने नवाचार को जन जन तक पहुंचाया है। कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक, ऊर्जा से लेकर स्वास्थ्य तक, भारत आत्मनिर्भरता की नई कहानियां लिख रहा है। एडवांस्ड मटेरियल्स में भारत ने नई धातुओं, 3D प्रिंटिंग और कंपोजिट तकनीकों से रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशी शक्ति प्राप्त की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने शासन, स्वास्थ्य और कृषि में क्रांति ला दी है। भाषणी, इंडिया AI मिशन और डिजिटल डैशबोर्ड जैसे कदमों ने भारत को विश्व AI मानचित्र पर अग्रणी बना दिया है। बायो मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज विश्व का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं ने कोविड काल में भारत को आत्मनिर्भर और विश्व के लिए आशा का प्रतीक बनाया। भारत की जैव अर्थव्यवस्था अब $165 बिलियन को पार कर चुकी है और 2030 तक इसे $300 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर और डिजिटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत ने नई पहचान बनाई है। 5G रोलआउट और भारत नेट ने डिजिटल इंडिया के विजन को साकार किया है। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और परमाणु ऊर्जा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बना दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हर नागरिक तक आधुनिक चिकित्सा की पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। क्वांटम मिशन भारत को भविष्य की दिशा दे रहा है। सुरक्षित संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग की नई सीमाएं अब भारत में बन रही हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के शिखर पर पहुंचा दिया है। आज विज्ञान, उद्योग और स्टार्टअप मिलकर विकास की नई धारा बना रहे हैं। 1.7 लाख से अधिक स्टार्टअप्स ने भारत को नवाचार की राजधानी बना दिया है। ANRF और RDI स्कीम जैसी पहलें अनुसंधान को उद्योग से जोड़कर भारत का भविष्य गढ़ रही हैं। और अब ये नवाचार की ऊर्जा बदलने जा रही है। एक भव्य उत्सव में ESTIC 2025, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का गौरवमयी महाकुंभ। ये राष्ट्रीय विज्ञान, तकनीक और नवाचार सम्मेलन 11 थीमैटिक ट्रैक्स के माध्यम से भारत की उपलब्धियों और आने वाले विकसित भारत की झलक प्रस्तुत करेगा। आइए इस नए युग की शुरुआत का हिस्सा बने, जहां भारत का विज्ञान, तकनीक और नवाचार मिलकर रच रहे हैं एक नया इतिहास। ESTIC 2025। ये है आज का नया भारत, नवाचार की राजधानी बनता भारत। और अब दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अनेक नए डॉक्यूमेंट्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट और कॉफी टेबल बुक का आप रिमोट का बटन दबाकर उसका अनावरण करें। ये विजन डॉक्यूमेंट भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए आने वाले दशकों का रोड मैप है। एक ऐसा रणनीतिक दस्तावेज जो आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत की परिकल्पना करता है। इसमें 11 ट्रांसफॉर्मेटिव थीमैटिक क्षेत्र सम्मिलित हैं जो भारत के वैज्ञानिक भविष्य को आकार देंगे। ये सभी क्षेत्र भारत के नवाचार प्रधान विकास के इंजन हैं जो उद्योग, अनुसंधान और समाज के हर स्तर पर प्रगति को गति देंगे। कॉफी टेबल बुक भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की एक सजीव झलक प्रस्तुत करती है। प्रयोगशालाओं से लेकर आम नागरिक के जीवन तक पहुंची वैज्ञानिक सफलताओं की कहानी इसमें बयां है।
और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड, इसके साथ साथ इसकी वेबसाइट, लोगो, ब्रोशर, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन और नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फंड मैनेजर्स का शुभारंभ करें। देवी सज्जनों, 1 लाख करोड़ रुपए का ये आरडीआई फंड भारत की वैज्ञानिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित आर&डी को प्रोत्साहन देने, डीप टेक वेंचर्स को बढ़ावा देने, इंडस्ट्री लेड इनोवेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। Further, ladies and gentlemen, the implementation guidelines which have been prepared by the Department of Science and Technology in consultation with the key stakeholders and with concurrence from DEA and DOE lays the foundation for efficient governance and seamless execution, paving the way for greater private sector participation and innovation-led growth. इसके साथ ही नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से फंड मैनेजर्स के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, जो सरकार, उद्योग और फंड पर एक लघु फिल्म है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विज्ञान फिर एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन आरडीआई स्कीम एक अहम कदम है। आरडीआई फंड भारत के प्राइवेट सेक्टर के आर&डी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पेशेंट कैपिटल की मदद से निजी क्षेत्र में, विशेषकर डीप टेक और सनराइज क्षेत्रों में आर&डी को प्रोत्साहन मिलेगा। पेशेंट कैपिटल प्राइवेट सेक्टर को रिस्क लेने में मदद करने के साथ ही सनराइज सेक्टर में इनोवेशन और ग्लोबल कंपटीशन को बढ़ावा देगा और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा। इससे इंडस्ट्री में रिसर्च का कल्चर भी विकसित होगा। ये स्कीम 2 पिलर्स पर टिकी है। इसमें स्पेशल पर्पस फंड पहले लेवल पर है और द्वितीय स्तर पर है सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स का नेटवर्क। आरडीआई फंड के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी नोडल मंत्रालय का दायित्व निभा रहा है। 1 लाख करोड़ का कॉर्पस भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए एक निवेश है। आरडीआई स्कीम साइंस से इनोवेशन, इनोवेशन से विकास, ज्ञान से विकास की नई क्रांति, आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो आरडीआई फंड भारत के इनोवेशन फ्यूचर का निर्माण करता हुआ। दिव्य सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय नेतृत्व में हम एक ऐसे नए भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर हर एक नागरिक सक्षम और स्वावलंबी बन एक बेहतर भविष्य का हकदार बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक इनोवेटर, क्रिएटर, स्टार्टअप, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक नागरिक आपकी विकसित भारत और नए भारत की परिकल्पना में योगदान देना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी की तरफ से मैं आपसे करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। Ladies and gentlemen, let's give a resounding applause to Prime Minister as he joins us to address us all. देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, हमारे बीच उपस्थित नोबेल पुरस्कार विजेता सर आंड्रे गाइम, देश विदेश से आए सभी वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, एकेडेमिया के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा।
पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको इस कॉन्क्लेव के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, 21st सेंचुरी का ये दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है।
आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव्स और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए हैं, ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंचे। साथियों, भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने बड़े संतोष के साथ कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत जल्दी संतोष मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये संतोष मेरा बीते हुए कल के संदर्भ में है। आने वाले कल के संदर्भ में अभी मेरा संतोष तो बहुत बाकी है, हमें बहुत आगे जाना है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने कई सनराइज डोमेन्स में भी कदम बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप सी रिसर्च, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सभी डोमेन्स में भारत ने अपनी प्रॉमिसिंग प्रेजेंस दर्ज करा दी है। साथियों, जब साइंस को स्केल मिलती है, जब इनोवेशन इंक्लूसिव बनती है और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो बड़ी उपलब्धियों की नींव मजबूत होती है, तैयार हो जाती है। पिछले 10-11 वर्षों में भारत की यात्रा इसी विजन का उदाहरण है। भारत अब टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए जरिए
ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर बन चुका है। कोविड के दौरान हमने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। साथियों, इतने मेहनत स्केल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हमने 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। मोबाइल डेटा को डेमोक्रेटाइज किया है। साथियों, बीते वर्षों में अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम चांद और मंगल तक पहुंचा तो साथ ही हमने अपने किसानों, मछुआरों को स्पेस साइंस के लाभ से भी जोड़ा। और निश्चित तौर पर इन सभी उपलब्धियों के पीछे आप सबका योगदान है। साथियों, इनोवेशन जब इंक्लूसिव होती है तो उसके एक प्रमुख बेनिफिशियरी ही उसके लीडर्स भी बन जाते हैं। भारत की महिलाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, दुनिया में जब भारत के स्पेस मिशंस की बात होती है तो उसमें इंडियन विमेन साइंटिस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। मैं दुनिया के एक विकसित देश में उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के साथ लिफ्ट में ऊपर जा रहा था, तो लिफ्ट में उनसे बातें हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि भारत में लड़कियां क्या साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में जाती है क्या? यानी ये उनके मन में बड़ा अजूबा था। जब मैंने इनको कहा कि मेरे देश में इतना नंबर होता है तो वो चौंक गए थे। ये भारत की बेटियों ने करके दिखाया है। और आज भी मैं यहां देख रहा हूं कितनी बड़ी तादाद में हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साथियों, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिनसे कई पीढ़ियों को मोटिवेशन मिलता है। कुछ साल पहले हमारे बच्चों ने चंद्रयान का सफर देखा, उसकी सफलता भी देखी और सफलता साइंस के प्रति जबरदस्त तरीके से उनको आकर्षित करने के लिए कारण आई, अवसर बन गई। और उन्हें असफलता और सफलता दोनों को देखा था। हाल में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की
स्पेस स्टेशन की यात्रा ने बच्चों में एक नई उत्सुकता पैदा की है। हमें नई पीढ़ी में पैदा हुई जिज्ञासा का लाभ उठाना चाहिए। साथियों, हम जितने ज्यादा ब्राइट यंगस्टर्स को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में ले जा सके, उतना ही बेहतर होगा। इसी सोच के साथ देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई हैं। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन लैब्स की सफलता को देखते हुए हम 25,000 नई अटल टिंकरिंग लैब भी बनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में सैकड़ों नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। 7 नई आईआईटीज और 16 ट्रिपल आईआईटी की अभी बनी चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि युवा अब साइंस और इंजीनियरिंग जैसे स्टेम कोर्स अपनी स्थानीय भाषा में कर सकेंगे। साथियों, हमारी सरकार की प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप युवा रिसर्चर्स के बीच बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत दी गई ग्रांट्स ने युवाओं की बहुत मदद की है। अब हमने आने वाले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप देकर देश में R&D को और मजबूती देने का निर्णय किया है। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को समझें और साथ ही इन्हें एथिकल और इंक्लूसिव बनाएं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देखिए। आज रिटेल से लेकर लॉजिस्टिक तक, कस्टमर सर्विस से लेकर बच्चों के होमवर्क तक हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हम भारत में भी एआई की शक्ति को समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी बना रहे हैं। इंडिया एआई मिशन में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। साथियों, भारत आज एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई के ग्लोबल फ्रेमवर्क को शेप दे रहा है। हमारा आने वाला एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसका मकसद है इनोवेशन और सेफ्टी को साथ साथ विकसित करना। अगले वर्ष फरवरी में जब भारत ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी करेगा तो इंक्लूसिव, एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई के प्रयासों को नई गति मिलेगी। साथियों, अब समय है कि हम इमर्जिंग एरियाज में 2 गुनी ऊर्जा से काम करें। ये विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत अहम है। मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर करना चाहता हूं। हम फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की दिशा में आगे जाएं। क्या हम ऐसी नेक्स्ट जनरेशन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप विकसित कर सकते हैं जिससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मदद मिले? क्या हम लो कॉस्ट सॉइल हेल्थ एनहांस्ड और बायो फर्टिलाइजर में ऐसे इनोवेशंस ला सकते हैं जो केमिकल इनपुट्स का ऑल्टरनेटिव बने और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करें? क्या हम भारत की जीनोमिक डायवर्सिटी को और बेहतर तरीके से मैप कर सकते हैं ताकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन
और डिसीज प्रिडिक्शन में नई दिशा मिले? क्या हम क्लीन एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरीज में नए और सस्ते इनोवेशंस कर सकते हैं? हर क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि किन क्रिटिकल इनपुट्स के लिए हम दुनिया पर निर्भर है और कैसे उनमें आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग इन सवालों से भी आगे जाकर नई संभावनाएं खोजेंगे। अगर आपके पास आइडियाज है तो मैं आपके साथ हूं। हमारी सरकार रिसर्च को फंड और साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं ये भी चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव में एक कलेक्टिव रोडमैप तैयार हो। मुझे पूरा भरोसा है ये कॉन्क्लेव भारत की इनोवेशन जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरक शब्दों ने हम सभी के संकल्प को और अधिक दृढ़ कर दिया है एक विकसित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी भारत के निर्माण की दिशा में। और आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देश में यकीनन हम जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो सपना है आपका, उसे हम साकार करेंगे। अधिक ऊर्जा, अधिक उत्साह, अधिक प्रतिबद्धता के साथ।